तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 9। जो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी आपकी बुक है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसका जो नवा अध्याय है वो आज हम शुरू करेंगे। अध्याय का नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। आप एक तृतीय क्रियाकलाप के रूप में व्यापार शब्द से पहले ही परिचित हैं, जो आप इस पुस्तक के अध्याय 7 में पढ़ चुके हैं। तो चैप्टर 7 में हम लोग ट्रेड शब्द को हम पढ़ चुके हैं, जो कि टर्शियरी एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। आप जानते हैं कि व्यापार का तात्पर्य वस्तुओं, सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान से होता है। व्यापार करने के लिए दो पक्षों का होना आवश्यक है। एक व्यक्ति अथवा पक्ष बेचता है और दूसरा खरीदता है। ठीक, सेल और बाइंग। कुछ स्थानों पर लोग वस्तुओं का विनिमय करते हैं। व्यापार दोनों ही पक्षों के लिए समान रूप से लाभदायक है। अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो ट्रेड कभी भी हो बेनिफिट के आधार पर ही हम करते हैं, वरना ट्रेड करने का कोई लाभ नहीं है। व्यापार दो स्तरों पर किया जा सकता है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, इंटरनेशनल ट्रेड और नेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के बीच राष्ट्रीय सीमाओं के आर पार वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को कहते हैं। राष्ट्रों को व्यापार करने की आवश्यकता उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए होती है जिन्हें या तो वे देश स्वयं उत्तर उत्पादित नहीं कर सकते, या जिन्हें वे अन्य स्थान से कम दामों में खरीद सकते हैं। या तो अपने देश में उत्पादन न हो, या तो दूसरे देश से उन वस्तुओं को हम सस्ते दामों में खरीद सकें। तो ऐसे इंटरनेशनल ट्रेड चलता है। आगे को देखेंगे। आदिम समाज में व्यापार का आरंभिक स्वरूप विनिमय व्यवस्था था, जिसमें वस्तुओं का प्रत्यक्ष आदान प्रदान होता था। तो विनिमय व्यवस्था जो हम इसे कह सकते हैं बेटरर सिस्टम, हम इसे कहते हैं। वस्तु के बदले वस्तु, अर्थात वस्तु के बदले में रुपए के स्थान पर वस्तु दी जाती थी। जो ट्राइबल कम्युनिटी थी वहाँ ये चलता था। इस व्यवस्था में यदि आप एक कुम्हार होते, अगर हम कुम्हार होते बर्तन बनाने वाले, और आपको एक नलसाज की आवश्यकता होती, जो नल सुधारता है उसकी आवश्यकता होती, तो आपको एक ऐसा नलसाज ढूंढना पड़ता जिसे आप द्वारा बनाए गए बर्तनों की आवश्यकता होती। आप उसकी नलसाज की सेवाओं के बदले अपने बर्तन देकर आदान प्रदान कर लेते। तो यहाँ पर बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर चित्र 9.1 पर यहाँ पर कुछ दिया गया है। तो इसमें दिया गया है, जॉन बील मेला में वस्तुओं का आदान प्रदान करती दो महिलाएं। तो यहाँ पर एक फेयर चल रहा है, तो यहाँ पर महिला के हाथ में कुछ है और यहाँ पर भी ये कुछ सेल कर रही हैं। तो दो चीजें हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हर जनवरी में फसल कटाई की ऋतु के बाद गुवाहाटी से 35 किलोमीटर की दूरी जागीरोड में जॉन बील मेला लगता है, और संभवतः यह भारत का, अच्छा ये गुवाहाटी कहाँ पड़ गया फिर, असम में, संभवतः यह भारत का एकमात्र मेला है जहाँ विनिमय व्यवस्था आज भी जीवित है। तो विनिमय व्यवस्था आज भी यहाँ की जाती है। इस मेले के दौरान एक बड़े बाजार की व्यवस्था की जाती है और विभिन्न जनजातियों तथा समुदायों के लोग अपनी वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं यहाँ पर आकर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रुपए तथा अथवा मुद्रा के आगमन के साथ ही विनिमय व्यवस्था की कठिनाइयों को दूर कर लिया गया। पुराने समय में कागजी व धात्विक मुद्रा के आगमन से पहले उच्च निज़मान मूल्य वाली दुर्लभ वस्तुओं को मुद्रा के रूप में प्रयुक्त किया जाता था, जैसे चकमक पत्थर, ऑब्सीडियन, आग्नेय कांच भी इसे कह सकते हैं, काउरी सेल, चीते के पंजे, व्हेल के दांत, कुत्ते के दांत, खालें, बाल, फर, मवेशी, चावल, पेपरकॉर्न, नमक, छोटे यंत्र, तांबा, चांदी, स्वर्ण इत्यादि। पहले के समय पे इन वस्तुओं के द्वारा हम ट्रेड करते थे। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें होती हैं इनमें। तो देखते हैं यहाँ पर क्या बात है। क्या आप जानते हैं कि सैलरी, जो सैलरी है
मेहनताना जिसे हम कहते हैं, शब्द लैटिन भाषा के सैलेरियम से बना है, जिसका अर्थ नमक के द्वारा भुगतान, क्योंकि उस समय समुद्र के जल से नमक बनाना ज्ञात नहीं था और इसे केवल खनिज नमक से बनाया जा सकता था, जो उस समय प्रायः दुर्लभ और खर्चीला था। यही वजह है कि भुगतान का माध्यम बना। तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि पहले जो नमक था वो समुद्र के पानी से नहीं बनाया जाता था, क्योंकि समुद्र के पानी में सैलिनिटी की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए हम समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं। उस समय पर चट्टानों से नमक को निकाला जाता था, तो इसलिए काफ़ी कॉस्टली और रेयर मिलता था, तो उसके द्वारा ही हम क्या करते थे, पैसों के बदले नमक से हम लेन-देन करते थे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। प्राचीन समय में लंबी दूरियों तक वस्तुओं का परिवहन जोखिमपूर्ण होता था, इसीलिए व्यापार स्थानीय बाजारों तक ही सीमित था। लोग तब अपने संसाधनों का अधिक भाग मूलभूत आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र पर खर्चा करते थे। तो पहले हमारे पास अन्य चीज़ें नहीं थी, आज की तरह मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न, लैपटॉप, कंप्यूटर या इस तरीके की चीज़ें नहीं थी, तो हम वस्त्र और भोजन पर ही, जो प्राथमिक हमारे रोटी, कपड़ा और मकान हैं, उन चीज़ों पर ही व्यय किया करते थे। केवल धनी लोग ही आभूषण व महँगे परिधान खरीदते थे। जो धनी लोग थे, रिच जो पीपल थे, वही लोग अच्छे-अच्छे आभूषण और महँगे परिधान मतलब कपड़े खरीदते थे और परिणाम स्वरूप विलास की वस्तुओं का व्यापार आरंभ हुआ। रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का एक आरंभिक उदाहरण है, जो 6000 किलोमीटर लंबे मार्ग के सहारे रोम को चीन से जोड़ता है। 6000 किलोमीटर का एक सिल्क रूट है, जो चाइना को रोम से जोड़ता है। व्यापारी भारत, पर्शिया, ये पर्शिया ईरान का प्राचीन नाम है और इराक का मेसोपोटामिया है, याद रखिएगा। इराक का प्राचीन नाम है मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया। ये किसका प्राचीन नाम है? ये है इराक का। इराक का प्राचीन नाम है मेसोपोटामिया। ठीक, ये बात याद रखिएगा। और ईरान का क्या है? पर्शिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान और मध्य सिल्क रूट की बात चल रही है, रेशम मार्ग की, जो चाइना से लेकर रोम तक है। व्यापारी भारत, पर्शिया यानी कि ईरान और मध्य एशिया के मध्यवर्ती स्थानों से चीन में बने रेशम, रोम की ऊन व बहुमूल्य धातुओं तक अन्य अनेक महंगी वस्तुओं का परिवहन करते थे। वहां तक ही परिवहन करते थे। रोमन साम्राज्य के विखंडन के पश्चात 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय वाणिज्य में वृद्धि हुई। समुद्री मार्गी, समुद्रगामी युद्धपोतों के विकास के साथ ही यूरोप तथा एशिया के बीच व्यापार बढ़ा तथा अमेरिका की खोज हुई। तो व्यापार को मद्देनजर रखते हुए ही अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। चलिए 15वीं शताब्दी, अच्छा, अमेरिका की खोज तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने की, लेकिन अमेरिका का नाम किस व्यक्ति ने दिया? या अमेरिका को अमेरिका नाम, यह नाम किस व्यक्ति ने दिया? अमेरिका को नाम, अच्छा, अमेरिका को नाम किस व्यक्ति ने दिया? उसका नाम बताएं। किस व्यक्ति ने दिया? तो अभी मैं इतना ही लिख रहा हूँ। ठीक, तो वैसे तो अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी, लेकिन अमेरिका का नाम अमेरिका किसी और व्यक्ति ने रखा था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसे न्यू वर्ल्ड या नई दुनिया के नाम से खोजा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, या आप ढूंढिएगा, आप लोग आंसर नहीं देते हैं, फिर भी कोशिश कीजिएगा। 15वीं शताब्दी में यूरोपीय उपनिवेशवाद शुरू हुआ। तो इसमें यहाँ पर चित्र में कुछ दिया गया, स्लेव्स मतलब होता है आपका क्या? दास।
दासों के लिए स्लेव्स यूज किया जाता है शब्द। तो एक बार ये चित्र 9.2 दासों की नीलामी हेतु विज्ञापन एक बार देख लेते हैं, फिर हम उस लाइन को जोड़ते हुए आगे को बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या बात कही जा रही है। 1829 इस अमेरिकन दास नीलामी ने दासों की बिक्री अथवा अस्थायी रूप से स्वामियों द्वारा किराए पर लेने हेतु विज्ञापन दिया। खरीदने वाले क्रेता प्रायः कुशल व स्वस्थ दास के लिए $2000 चुकाते थे। ऐसी नीलामियों ने प्रायः परिवार के सदस्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया। उनमें से बहुतों ने अपने प्रियजनों को दोबारा नहीं देखा। तो स्लेव्स जो थे उनको खरीदा और बेचा जाता था। स्वस्थ जो होते थे $2000 तक चुकाए जाते थे। तो स्लेव्स के बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे थे कि 15वीं शताब्दी से ही यूरोपीय उपनिवेशवाद शुरू हुआ। हम हिस्ट्री देख रहे थे किसकी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। चलिए, और विदेशी वस्तुओं के साथ ही व्यापार के नए स्वरूप का उदय हुआ, जिसे दास व्यापार कहा गया। तो 15वीं शताब्दी में ही दास व्यापार शुरू हुआ और ये अमेरिका की एक कहानी पूरी इसी का परिणाम है। पुर्तगालियों, डचों, स्पेनिश लोगों व अंग्रेजों ने अफ्रीकी मूल निवासियों को पकड़ा और उन्हें बलपूर्वक बागानों में श्रम हेतु खोजे गए अमेरिका में परिवहित किया। तो अफ्रीका के लोगों को इन लोगों द्वारा, जो यूरोपीय जो कंट्री के लोग थे, उन्होंने क्या किया, बंदी बनाकर अपने यहाँ जो गार्डन्स थे उनमें काम करने के लिए रख दिया। दास व्यापार 200 वर्षों से भी अधिक समय तक एक लाभदायक व्यापार रहा, जब तक कि यह 1792 में डेनमार्क, 1807 में ग्रेट ब्रिटेन और 1808 में यूएसए में पूर्ण रूप में समाप्त कर दिया गया। तो इन्हीं डेटों में, इन्हीं देशों में समाप्त हुआ। जो स्लेव्स थे, तो उनका जो ट्रेड था पूरी तरीके से बैन हुआ। फिर इसके लिए बहुत लंबी लड़ाई भी लड़ी गई है। आगे देखेंगे। औद्योगिक क्रांति के पश्चात कच्चे माल जैसे अनाज, मांस, ऊन की मांग भी बढ़ी, लेकिन विनिर्माण और वस्तुओं की तुलना में उनका मौद्रिक मूल्य घट गया। औद्योगिकृत राष्ट्रों ने कच्चे माल के रूप में प्राथमिक उत्पादों का आयात किया और मूल्य पर तैयार माल को वापस अनौद्योगिकृत राष्ट्रों को निर्यात कर दिया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन करने वाले प्रदेश अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहे और औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे के मुख्य ग्राहक बन गए। तो ये अमेरिका का नाम, अमेरिका किसके नाम से पढ़ाई ढूंढिएगा, बताइएगा मुझे। आगे बढ़ते हैं। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पहली बार राष्ट्रों ने व्यापार कर और संख्यात्मक प्रतिबंध लगाया। व्यापार के ऊपर कर और संख्यात्मक प्रतिबंध भी लगाया गया पहले और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। विश्व युद्ध के बाद के समय के दौरान व्यापार व शुल्क हेतु सामान्य समझौता, गेट, ठीक है ना, जनरल एग्रीमेंट, ट्रेड एंड टैरिफ जैसे संस्थाओं ने, जो कि बाद में विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, शुल्क को घटाने में सहायता की। तो फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या हो गया, जो ट्रेड था, ट्रेड का पूरा फॉर्मेट बदल गया। ठीक है ना, पहले तो वस्तु विनिमय चल रहा था कहीं पर, ठीक है ना, उसके बाद क्या हुआ, वस्तु विनिमय से चेंज होते होते फिर उसके बाद ट्रेड को एक ट्रेडिशनल तरीके से दासों का हम ट्रेड कर रहे थे, या एसेंशियल जो हमारे उपयोगी वस्तुएं हैं उनका कर रहे थे। अब उसके बाद क्या हुआ, कुछ संगठन भी इसके ऊपर बनने लगे। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों। ठीक, व्हाई डज इंटरनेशनल ट्रेड एग्जिस्ट, क्यों आया ये। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विशिष्टीकरण का परिणाम है। यह विश्व की अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करता है। यदि विभिन्न राष्ट्र वस्तुओं के उत्पादन या सेवाओं की उपलब्धता में श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण को प्रयोग में लाएं, हर प्रकार का विशिष्टीकरण व्यापार को जन्म दे सकता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं और सेवाओं की तुलनात्मक लाभ, परिपूरकता, हस्तांतरणीयता के सिद्धांतों पर आधारित होता है और सिद्धांततः यह व्यापारिक भागीदारों का समान रूप से लाभदायक होना चाहिए। आधुनिक समय में व्यापार विश्व के आर्थिक संगठन,
का आधार है और यह राष्ट्रों की विदेश नीति से संबंधित है। सुविकसित परिवहन तथा संचार प्रणाली से युक्त कोई भी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में खरीदारी से मिलने वाली लाभों को छोड़ने का इच्छुक नहीं है। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जो व्यापार के लिए जो लाभ मिलते हैं, तो उनको छोड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और विशिष्टीकरण या हम लोगों ने कुछ-कुछ चीज़ों की लिमिट कर दी, व्यापार में या व्यापार करने के लिए सभी को हमने आगे आने के लिए कहा, लोगों को एक-दूसरे के देशों के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई, तो इस वजह से भी व्यापार हमारा बढ़ने लगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार, इंटरनेशनल ट्रेड के जो बेसिस हैं, वो क्या-क्या हैं? पहला देख लेते हैं, राष्ट्रीय संसाधनों में भिन्नता, जो नेशनल रिसोर्सेज़ होते हैं, तो वो हर जगह डिफरेंट मिलते हैं, ठीक? तो इसमें देख लेंगे हम, इसमें हमको पता चल जाएगा। भौतिक संरचना जैसे भूविज्ञान, उच्चावच, मृदा व जलवायु में भिन्नता के कारण विश्व के राष्ट्रीय संसाधन असमान रूप से वितरित हैं। पहला है क, भौगोलिक संरचना खनिज संसाधन आधार को निर्धारित करती है और धरातलीय भिन्नताएं फसलों व पशुओं की विविधता सुनिश्चित है। निम्न भूमियों में कृषि संभाव्यता अधिक होती है। पर्वत पर्यटकों को आकर्षित करते हैं और पर्यटकों को बढ़ावा देते हैं। दूसरा है, खनिज संसाधन संपूर्ण विश्व में असमान रूप से वितरित है। खनिज संसाधनों की उपलब्धता औद्योगिक विकास का आधार प्रदान करती है। अगला देखते हैं, जलवायु किसी दिए हुए क्षेत्र में जीवित रह जाने वाले पादप व वन्य जात के प्रकार को प्रभावित करती है। यह विभिन्न उत्पादों की विविधता को भी सुनिश्चित करती है। उदाहरणतः ऊन उत्पादन ठंडे क्षेत्रों में ही हो सकता है, केला, रबड़, कहवा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ही उग सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमने देखा था, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो आधार हैं, बेसिस हैं, उसमें राष्ट्रीय संसाधन भी इसमें महत्वपूर्ण है। जैसे हमने भौगोलिक संरचना देखी और खनिज देखे, जलवायु के आधार पर देखा, तो सब चीज़ें डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उपलब्ध होती हैं। जहाँ पर वो चीज़ें उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर वो लोग जाते हैं। जैसे यहाँ पर बताया गया कि पर्वत पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। तो जो माउंट एवरेस्ट है या नंदा देवी है, वो हर देश में तो नहीं है इतने ऊँचे पर्वत। तो दूसरे देश से लोग उन देशों की ओर जाते हैं, जो एडवेंचर टूरिज़्म करना चाहते हैं या जो कीर्तिमान स्थापित करना चाहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर कहा गया कि आपका केला, रबड़, उष्णकटिबंध कहवा उष्णकटिबंधीय है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट की क्रॉप्स हैं। तो जहाँ पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट नहीं होगा, तो वो लोग इन क्लाइमेट में आकर इन चीज़ों को उपयोग में ला सकते हैं। ठीक? तो ये बड़ा आसान है। आगे को देखते हैं, जनसंख्या कारक। तो जो पॉपुलेशन फैक्टर है, वो किस तरीके से काम करता है ट्रेड को एग्जिस्ट करने में। विभिन्न देशों में जनसंख्या के आकार, वितरण तथा उसकी विविधता व्यापक की गई वस्तुओं के प्रकार और मात्रा को प्रभावित करते हैं। पहला है सांस्कृतिक कारक। तो सोशल जो फैक्टर है, विशिष्ट संस्कृतियों में कला तथा हस्तशिल्प के विभिन्न रूप विकसित हुए हैं, जिन्हें विश्व भर में सराहा जाता है। उदाहरण स्वरूप, चीन द्वारा उत्पादित उत्तम कोटि का पोर्सिलेन, चीनी मिट्टी का बर्तन तथा ब्रोकेट, कीमखाब, जरीदार बूटेदार कपड़ा, ईरान के कालीन प्रसिद्ध हैं, जबकि उत्तरी अफ्रीका का चमड़े का काम और इंडोनेशिया बटिक छींट वाला वस्त्र बहुमूल्य हस्तशिल्प है। तो कुछ-कुछ यहाँ पर वस्त्र मिल रहे हैं, कुछ-कुछ यहाँ पर मिट्टी के बने बर्तन हैं, जो कि एक कला को दिखाते हैं, एक संस्कृति को दिखाते हैं, ठीक? तो वो भी लोग इसे उपयोग करना चाहते हैं। हर देश की अलग-अलग संस्कृति होती है। आगे बढ़ेंगे। ख, जनसंख्या का आकार। तो सघन बसाव वाले देशों में आंतरिक व्यापार अधिक है, जबकि बाह्य व्यापार कम परिमाण वाला होता है, क्योंकि कृषि और औद्योगिक उत्पादों का अधिकांश भाग स्थानीय बाजारों में ही खप जाता है। जनसंख्या का जीवन स्तर बेहतर गुणवत्ता वाले आयातित उत्पादों की मांग को निर्धारित करता है, क्योंकि निम्न जीवन स्तर के साथ केवल कुछ लोग ही महंगी आयातित वस्तुएं खरीद पाते हैं, असमर्थ होते हैं। तो पॉपुलेशन भी इसके लिए बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपकी ट्रेड स्थापित हो सके।
क्योंकि पॉपुलेशन की जो डिमांड होगी उस हिसाब से आप प्रोडक्ट का मार्केट में लॉन्च करेंगे और उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए या उस प्रोडक्ट को अ, उपयोग में लाएँगे। आगे देखते हैं आर्थिक विकास की प्रावस्था। जो इकोनॉमिक स्टेज है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्टेज है, उस आधार पे भी आपका जो ट्रेड है वो प्रभावित होता है। कैसे? अब देखेंगे। देशों के आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में व्यापार की गई वस्तुओं का स्वभाव, प्रकार परिवर्तित हो जाता है। कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण देशों में विनिर्माण की वस्तुओं के लिए कृषि उत्पादों का विनिमय किया जाता है, जबकि औद्योगिक राष्ट्रीय मशीनरी और निर्मित उत्पादों का निर्यात करते हैं तथा खाद्यान्न, अन्न, अन्य कच्चे पदार्थों का आयात करते हैं। मतलब ये है कि जो इकोनॉमिकली डेवलपमेंट है कंट्री का, जैसे डेवलपिंग कंट्री होगी या अनडेवलप्ड कंट्री होगी या डेवलप्ड कंट्री होगी। डेवलपिंग कंट्री है तो सीधी सी बात है कि वहाँ पर एग्रीकल्चर पर डिपेंड होंगे। अनडेवलप है तो वो भी एग्रीकल्चर पर। डेवलप्ड कंट्री है तो वो टेक्निकल पर ज़्यादा डिपेंड करेगी। तो जिसकी जो आवश्यकता होगी, नीड होगी, वो चीज़ आप मंगाएंगे, वो चीज़ आप ट्रेड करेंगे। आगे बढ़ते हैं। विदेशी निवेश की सीमा, जो लिमिट्स ऑफ आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसे देख लेते हैं। विदेशी निवेश विकासशील देशों में व्यापार को बढ़ावा दे सकता है, जिनके पास खनन, प्रवेदन द्वारा तेल खनन, भारी अभियांत्रिकी, काठ, कबाड़ तथा बागवानी कृषि के विकास के लिए आवश्यक पूंजी का अभाव है। विकासशील देशों में ऐसे पूंजी प्रधान उद्योगों के विकास द्वारा औद्योगिक राष्ट्र खाद्य पदार्थों, खनिजों का आयात सुनिश्चित करते हैं तथा अपने निर्मित उत्पादों के लिए बाजार निर्मित करते हैं। यह संपूर्ण चक्र देशों के बीच में व्यापार के परिमाण को आगे बढ़ाता है। चलिए, अगला है ट्रांसपोर्ट, परिवहन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पुराने समय में परिवहन के पर्याप्त और समुचित साधनों का अभाव स्थानीय क्षेत्रों में व्यापार को प्रतिबंधित करता था। केवल उच्च मूल्य वाली वस्तुओं जैसे रत्न, रेशम, मसाले का लंबी दूरियों तक व्यापार किया जाता था। रेल, समुद्री तथा वायु परिवहन के विस्तार और प्रशीतन तथा परिरक्षण के बेहतर साधनों के साथ व्यापार ने स्थानीय विस्तार का अनुभव किया है। तो अगर ट्रेड नहीं होगा तो फिर प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह कैसे हम लेके जाएंगे? तो ट्रेड भी, ये आपका जो ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेड में। चलिए, अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। चलिए, सीधी लाइन मुझसे कभी पढ़ती ही नहीं है। चलिए देख लेते एक बार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के तीन महत्वपूर्ण पक्ष हैं। ये हैं परिमाण यानी कि वॉल्यूम, अगला है प्रखंडीय संयोजन यानी कि सेक्टोरल कंपोजिशन, अगला है व्यापार की दिशा यानी कि डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। पहला देखते हैं व्यापार का परिमाण यानी कि वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तौल परिमाण कहलाता है। लेन देन का जो फाइनल निकल गया है तो वो क्या कहलाएगा? परिमाण। हालांकि व्यापारिक सेवाओं को तौल में नहीं मापा जा सकता, इसलिए व्यापार की गई वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मूल्य को व्यापार के परिमाण के रूप में जाना जाता है। क्रियाकलाप जो है, एक्टिविटी, आप क्यों सोचते हैं कि पिछले दशकों में व्यापार का परिमाण बढ़ा है? क्या इन आंकड़ों की तुलना की जा सकती है? सन 1955 की तुलना में सन 2005 में कितनी वृद्धि हुई है? तो आगे की जाएगी इसकी तुलना। अगला है व्यापार संयोजन, तो इसे देख लेते हैं। ये व्यापार संयोजन को, कंपोजिशन ऑफ ट्रेड। पिछली शताब्दी में देशों द्वारा आयातित तथा निर्यातित वस्तुओं और सेवाओं के प्रकार, इसे थोड़ा जूम कर लेंगे,
और सेवाओं के प्रकार में परिवर्तन हुए हैं। पिछली शताब्दी के आरंभ में प्राथमिक उत्पादों का व्यापार प्रधान था। बाद में विनिर्मित वस्तुओं ने प्रमुखता प्राप्त कर ली और वर्तमान समय में यद्यपि विश्व व्यापार का अधिकांश विनिर्माण क्षेत्र के आधिपत्य में है, सेवा क्षेत्र जिसमें यात्रा, परिवहन तथा अन्य व्यावसायिक सेवाएं सम्मिलित हैं, उपरिगामी प्रवृत्ति दर्शा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिलियन डॉलर और विश्व व्यापार संगठन व्यापार सांख्यिकी सन 2002 के आधार पर है। चित्र 9.2 वस्तुओं व सेवाओं का निर्यात 1980 से सन 2000 तक का। ठीक, कुल विश्व व्यापार में विभिन्न वस्तुओं समूहों का अंश नीचे ग्राफ में दिया गया। ठीक है, तो ये तो खैर इसकी बात हो गई। जो हम बात कर रहे हैं विश्व व्यापार संगठन वस्तुओं व सेवाओं का निर्यात कितना हुआ है, तो 1980 में, तो ये जो इस तरीके की लाइन बनी हुई है, ये हैं वस्तुएं जो यहाँ पर दिया गया है और ये हैं सेवाएं। तो यहाँ पर 1980 में आप देखिए काफ़ी नीचे है, फिर उसके बाद ये ऊपर की ओर बढ़ता रहता है, बीच में एक बार डाउन होता है, फिर बीच में डाउन, फिर ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। तो ये क्या है कि ये लगभग ऊपर की ओर बढ़ रहा है और ये प्लस है। ठीक, इसी तरीके से सेवाएं जो हैं, सेवा सेक्टर, सर्विस सेक्टर, वो भी सिमिलर ही है, इस तरीके से बढ़ रहा है, तो ये भी प्लस में ही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे को और देखते हैं। कुल विश्व व्यापार में विभिन्न वस्तु समूहों का अंश नीचे ग्राफ में दिया गया है। तो वस्तु और इसमें कुछ वस्तुओं का समूह है, कुछ वस्तुएं हैं। विश्व व्यापार संगठन व्यापार सांख्यिकी सन 2005 के आधार पर विश्व उत्पादों द्वारा व्यापारिक माल का निर्यात सन 2004 में। ठीक, तो सन 2004 में किस तरीके से किया गया, जो क्लोथ्स हैं, वस्त्र, ठीक, 5 से कम है प्रतिशत में निर्यात जो किए गए हैं विश्व स्तर पर, ठीक है ना, जो एक्सपोर्ट किए गए हैं। कपड़े भी 5 से कम है, लौह इस्पात कम है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा है वो क्या है, मशीनरी और परिवहन, ये 20 से तो कम है लेकिन 15 से ज़्यादा है। इसी तरीके से ईंधन और खदान उत्पादन, ये भी लगभग ज़्यादा ही आ रहा है। इसके बाद ये भी ज़्यादा ही आ रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा आगे है, कौन सा पीछे। अगला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्व आयात और निर्यात US $10 लाख में। ठीक, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो किया गया है उसके बारे में बात चल रही है। तो ये चित्र आपका क्लियर हो गया है यहाँ पर। ठीक, सबसे ज़्यादा ये इस तरीके से, फिर ये घटता हुआ जा रहा है, तो ऐसे करके भी इसे देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विश्व आयात और निर्यात US डॉलर 10 लाख के आधार पर, तो इसे हम देख लेंगे। तो ये निर्यात कुल व्यापारिक माल, जो टोटल आपका व्यापारिक माल जो एक्सपोर्ट किया गया है वो है 1955 में इतना 95,000। फिर उसके बाद सीधे बढ़ जाता है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ा और बढ़ गया। इसी तरीके से आयातित, ठीक है ना, इंपोर्ट किया हुआ कुल व्यापार का, वो भी यहाँ पर बढ़ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त ग्राफ को देखकर हमें ज्ञात होता है कि मशीनरी, थोड़ा सा इसे जूम कर लेते हैं, मशीनरी और परिवहन उपकरण, ईंधन और खदान उत्पादन, कार्यालय और दूरसंचार उपकरण, रसायन, मोटर गाड़ी के पुर्जे, कृषि उत्पाद, लौह और इस्पात, कपड़े तथा वस्त्र, व्यापारिक माल का जिनका संपूर्ण विश्व में व्यापार किया जाता है, एक बड़े भाग की संरचना करते हैं। सेवा क्षेत्र में व्यापार विनिर्माण क्षेत्र तथा प्राथमिक उत्पादों के व्यापार से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि सेवाओं का अपरिमित विस्तार किया जा सकता है। भारहीन और एक बार उत्पादित किए जाने पर आसानी से प्रतिवलित की जा सकती है और इस प्रकार वस्तुओं के उत्पादन से कहीं अधिक लाभ उत्पन्न
करने में समर्थ हैं। 4 भिन्न मार्ग हैं जिनके द्वारा सेवाओं की आपूर्ति की जा सकती है। तालिका 9.2 सेवाओं के विभिन्न प्रकार तथा उन सेवाओं के अंश को जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आपूर्ति की गई है दर्शाते हैं। चलिए 9.2 में दर्शा रखे हैं संगत सेवाएं और भाग प्रतिशत में। वाणिज्यिक सेवाएं जिनमें यात्रा व निर्माण सेवाएं शामिल हैं वो है आपका 35%। अगला है यात्रा जिसमें से 10 से 15, निर्माण सेवाएं 50% और श्रम 1 से 2%। अब अगला देख लेते हैं व्यापार की दिशा, डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। ऐतिहासिक रूप से वर्तमान कालिक विकासशील देश मूल्यपरक वस्तुओं तथा शिल्प आदि का निर्यात किया करते थे जो यूरोपीय देशों को निर्यात की जाती थी। 19वीं शताब्दी के दौरान व्यापार की दिशा प्रत्यावर्तन हुआ। यूरोपीय देशों ने विनिर्माण वस्तुओं को अपने उपनिवेशों से खाद्य पदार्थ तथा कच्चे माल के बदले निर्यात करना शुरू कर दिया। यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में बड़े व्यापारिक साझेदार के रूप में उभरे। यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों नए साझेदार के रूप में पूरे वर्ल्ड में उभरे। विनिर्माण वस्तुओं के व्यापार में अग्रणी बने। उस समय जापान भी तीसरा महत्वपूर्ण व्यापारिक देश था। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विश्व व्यापार की पद्धति में तीव्र परिवर्तन हुए। यूरोप के उपनिवेश समाप्त हो गए जबकि भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों ने विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी। व्यापारिक वस्तुओं की प्रकृति भी बदल गई। व्यापार संतुलन, अगला देखते हैं हम ट्रेड बैलेंस। व्यापार संतुलन एक देश के द्वारा अन्य देशों को आयात एवं इसी प्रकार निर्यात की गई वस्तुओं तथा सेवाओं की मात्रा परिमाण का प्रलेखन है। जो परिमाण है आयात और निर्यात में कितना बना वो परिमाण कहलाता है, उसका प्रलेखन है जो बैलेंस है, ट्रेड बैलेंस। यदि आयात का मूल्य देश के निर्यात के मूल्य की अपेक्षा अधिक है तो देश का व्यापार संतुलन ऋणात्मक अथवा प्रतिकूल होगा। अगर आयात ज्यादा हो रहा है, निर्यात कम हो रहा है तो ऋणात्मक संतुलन होगा। यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य की तुलना में अधिक है तो देश का व्यापार संतुलन धनात्मक अथवा अनुकूल होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे याद करिएगा, याद रखिएगा और बड़ा सिंपल भी है। आयात ज्यादा होगा, आयात में ज्यादा पैसा आया होगा और आयात में ज्यादा पैसा आया होगा भारत के पास और निर्यात में कम पैसा लगाया होगा तो वो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक। और अगर निर्यात में ज़्यादा पैसा भारत को मिला है और आयात में अगर कम पैसा मिला है, आयात अगर भारत ने कम किया है तो वो क्या हो जाएगा, धनात्मक। इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। चलिए समझते हैं इसको। ये है ए कंपनी या ए देश और ये है बी। ठीक। बी ने विभिन्न देशों से 25 करोड़ रुपए का निर्यात किया 25 करोड़ रुपए का निर्यात किया और 15 करोड़ रुपए की वस्तु का आयात किया, इंपोर्ट किया। ठीक।
बी जो देश है इसने 25 करोड़ रुपए की वस्तुएं निर्यात की, 25 करोड़ रुपए की वस्तुएं क्या की, निर्यात की, और ठीक 25 करोड़ की वस्तुएं निर्यात की और 15 करोड़ की वस्तुएं आयात की। तो ये कैसी कंडीशन बनी, यहाँ पर पढ़ देते हैं। यदि आयात का मूल्य देश के निर्यात के मूल्य की अपेक्षा अधिक है तो व्यापार संतुलन ऋणात्मक अथवा प्रतिकूल होगा। यदि निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य की तुलना में अधिक है, तो निर्यात का मूल्य 25 करोड़ है और आयात का मूल्य 15 करोड़ है, तो ये कैसी कंडीशन बनेगी, ये बनेगी संतुलन धनात्मक और अनुकूल, संतुलन धनात्मक और अनुकूल, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, समझ लीजिएगा, अनुकूल, फेवरेबल बनेगी। ठीक, और इसी तरीके से जो ए कंपनी है या ए देश है, इसने 10 करोड़ रुपए निर्यात किया प्रोडक्ट का, समझिएगा, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि समय की थोड़ा पाबंदी है, निर्यात किया और 25 करोड़ रुपए का या 25 करोड़ की वस्तुओं का क्या कर दिया, आयात कर दिया। ठीक, तो ये कंडीशन कैसी बन जाएगी, ये कंडीशन बन जाएगी पहली वाली, आयात का मूल्य देश के निर्यात के मूल्य की अपेक्षा अधिक है। ठीक है, आयात का मूल्य 25 करोड़ की वस्तुएं मंगाई हैं, तो कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक प्रतिकूल, प्रतिकूल इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक देश की आर्थिकी के लिए व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन के गंभीर निहितार्थ होते हैं। एक ऋणात्मक संतुलन का अर्थ होगा कि देश वस्तुओं के क्रय पर उससे अधिक व्यय करता है जितना कि अपने सामानों के क्रय से अर्जित करता है। यह अंतिम रूप में वित्तीय संचय की समाप्ति को अभिप्रेरित करता है। ठीक, तो इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं तक। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।